वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा अपना वैल्यू एडेड मेथड और साथ में हम लोगों ने देखा एरर ऑफ डबल काउंटिंग और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आज की हम लोग अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड को और एक्सपेंडिचर मेथड को और जानते हैं आखिर ये दो मेथड होते क्या हैं और इससे हम लोग अपनी नेशनल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बात आ चुकी है अब इनकम मेथड के बारे में, जहां लोगों को मिल रहा है पैसा और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भाई हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर विच मींस फर्म को क्या प्रोवाइड कराया था? हमने प्रोवाइड कराए थे फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब इसके बदले में हमें पेमेंट चाहिए ना, तो इनकम मेथड में होता क्या है कि जो हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर इसके बदले में हमें क्या करता है, हमें इनकम प्रोवाइड कराता है। इसी को बोलते हैं इनकम मेथड। कैसे प्रोवाइड कराता है? लैंड के बदले में मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल अगर देंगे तो मिलेगा इंटरेस्ट और एक बिजनेसमैन को मिलता है प्रॉफिट। चलिए समझते हैं कि किस तरह से ये हमें मिल रही हैं और इसको क्या क्या कहा जाता है। जैसा मैंने बताया कि इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है। किसके बेसिस पर? फैक्टर पेमेंट। भाई फैक्टर पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा। किसको करने वाला है? हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम लोगों को करने वाला है। कैसे कैसे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जिसको हम बोलते हैं वेजेस या सैलरी। इसके अलावा रेंट हम लोगों को मिलेगा, इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा और साथ में मिलेगा हम लोगों को प्रॉफिट। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोग ओनर हैं किस चीज के? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैं कहूं फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी। क्या? लेबर, लैंड, कैपिटल और इवन एज ए एंटरप्राइज हम लोगों ने ओपन किया था और उसके बदले में जो हमें पेमेंट मिलता है इसी को बोलते हैं इनकम मेथड। और यही हमारा सेकंड फेज है जिसके बदले में हम लोगों को इनकम जनरेट हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनकम मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम मेथड के कुछ कंपोनेंट्स। इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी, सीओई, ओएस एंड एमआई। भाई सीओई क्या होता है? इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, जिसको अभी हम लोग आप लोगों को इन डेप्थ बता देंगे। सीओई इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। मतलब जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है? हमें मिलती है सैलरी। इसके अलावा सैलरी के अलावा ना कुछ लोगों को और भी चीजें मिल जाती हैं, जैसे पेमेंट इन काइंड। मतलब यहां उन लोगों को जो मिल रहा है ना वो कैश में नहीं मिल रहा, पेमेंट मिल रहा है कुछ फैसिलिटी के रूप में। जैसे कुछ लोगों को मिलती है मेडिकल फैसिलिटी, कुछ को रहने के लिए घर मिल जाता है, कुछ के बच्चों को मिल जाती है एजुकेशन फैसिलिटी। इसी को बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। पेमेंट मिल रहा है काइंड में यानी किसी फैसिलिटी के रूप में। तीसरा क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? एक ऐसी स्कीम जो सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई होती है। सामाजिक सुरक्षा मतलब भाई जब इंसान रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसकी सुरक्षा यानी उसकी सेफ्टी कौन करेगा? उसकी सेफ्टी करता है यहां पर प्रोविडेंट फंड।
आपने सुना होगा कि कुछ लोगों का पीएफ में पैसा डिडक्ट होता है, तो वो एम्प्लॉयर भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। तीसरा वाला पार्ट मेरा ये होता है। फोर्थ वाला रिटायरमेंट पेंशन। तो इन चारों चीजों को मिलाकर बनता है मेरा सीओई, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड रिटायरमेंट पेंशन। ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस के कुछ अपने पार्ट्स होते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। रेंट। अच्छा, रेंट के अलावा एक और चीज यहां आ जाता है, रॉयल्टी। इसके अलावा इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा वाला पार्ट होता है मेरा मिक्स्ड इनकम। इसके कोई भी सब पार्ट नहीं होते, इसको मिलाकर अल्टीमेटली कहा जाता है मेरा इनकम मेथड, और इसी को एनडीपीएफसी को बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। इसको एक बार ही हम लोग और पढ़ेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इससे कैसे सॉल्व किया जाए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इसमें क्या क्या आता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थ्रू। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में। पहला कंपोनेंट, मैं इसमें छोटी सी बात बता रहा हूं। एक मेरा फ्रेंड एक अच्छी कंपनी में वर्क कर रहा है, मैंने पूछा भाई क्या कमा रहे हो, तो उसने बड़ी बताया भाई मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। मैंने कहा भाई कैसे अच्छी है, सबकी कंपनी जैसी होती है? बोले नहीं भाई मेरी कंपनी कुछ एडिशनल मुझे देती है। मैंने कहा क्या क्या देती है? उसने कुछ बताया। उसने कहा भाई मेरी कंपनी मुझे सैलरी देती है। मुझे लगा कैसी बातें कर रहा है, सैलरी किसको नहीं मिलती भाई सैलरी? मैंने कहा कौन देता है? बोले मेरी कंपनी यानी एम्प्लॉयर। मैंने कहा ये तो मुझे भी मिल रहा है। बोले नहीं भाई मेरी कंपनी साथ में मुझे रहने के लिए घर भी दे रही है। इसी को बोलते हैं पेमेंट इन काइंड, यानी कुछ फैसिलिटी। एक घर दे रही है, इसमें कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा उसको। मैंने कहा कंपनी अच्छी है भाई। मैंने कहा और भी कुछ देती है? बोले अरे अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, एंड तो अभी देखो ना। मैंने कहा क्या? बोले भाई मेरी कंपनी ना, मेरा जो बॉस है मेरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में भी अपने पैसे जमा करता है। मैंने कहा अपने पैसे मतलब? बोले मेरे लिए पैसे जमा करता है। बोले क्यों भाई करता है? बोले जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना तो मेरे पास पैसे हों। मैंने की अच्छी बात है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में भी पैसे डाल रहा है। कौन? एम्प्लॉयर। बहुत अच्छी बात। मैंने की और भी कुछ है क्या? बोले हाँ एक और चीज। बोले भाई मुझे रिटायरमेंट पेंशन भी मिल रही है। मैंने की रिटायरमेंट पेंशन अभी से मिल रही है क्या? तुम रिटायर हो गए? बोले नहीं भाई, जब मैं रिटायर होऊंगा तो कंपनी ने मुझसे कहा है कि हम आपको, अगर आप हमारी कंपनी से रिटायर होते हैं तो हम आपको देंगे रिटायरमेंट पेंशन भी। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, सैलरी मिल रही है, अदर फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, रिटायरमेंट पेंशन में भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैंने बस एक बात और पूछ लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ओल्ड एज पेंशन हो। आप बोलेंगे ओल्ड एज पेंशन कौन सी? ये होती है वृद्धावस्था पेंशन। जो कोई 60 से अबव हो जाते हैं ना, 60 प्लस, उन सबको मिलती है ये। तो मैंने कि ये वो वाली पेंशन तो की बात तो नहीं कर रहे तुम? बोले नहीं भाई, रिटायरमेंट पेंशन उनको मिलती है जो किसी जॉब से रिटायरमेंट होते हैं। ओल्ड एज पेंशन तो किसी को भी मिल सकती है, चाहे जिंदगी भर उसने किसी ऑफिस की शकल ही क्यों ना देखी हो। तो यहाँ रिटायरमेंट पेंशन की बात कर रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन की बात नहीं कर रहे। चलिए चलते हैं उसी सीओई वाले एस्पेक्ट पर। सीओई 4 चीजें इंक्लूड हो रही हैं। पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। जैसा मैंने बताया कि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है सैलरी। क्यों दे रहा है? काम करने के बदले में। यह है मेरा पहला वाला पार्ट। दूसरा पेमेंट इन काइंड, फ्री में मिल रहा था घर, कुछ अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। किसको दे रहा है? एम्प्लॉयज को दे रहा है। यहां केवल फ्री वाला घर नहीं, मेडिकल फैसिलिटी या आप लोगों का कहा जाए एजुकेशन फैसिलिटीज भी आ सकती हैं। तीसरा क्या मिल रहा था? प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। कौन कर रहा था? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था। ये तीसरा वाला पार्ट हो गया। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी सामाजिक सुरक्षा के लिए मेरे लिए हो रहा है। एक और चीज थी, यहां हमने एक और पिक्चर देखी थी, रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन का भी प्रॉमिस किया गया था।
तो कभी कभी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पेंशन भी दे सकता है। अच्छा, ये सभी को नहीं मिलती, ये उनको मिलती है जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, जब उसने जॉब को ज्वाइन किया होता है कि आपको रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। इसके अंदर ओल्ड एज पेंशन वाली बात नहीं कर रहे, रिटायरमेंट पेंशन की बात कर रहे हैं। यही मेरा होता है सीओई। चलिए अब जान लेते हैं आखिर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यही है मेरा सीओई। ये कब मिलेगा? जब मैं कहीं जॉब करूंगा। भाई ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस इससे थोड़ा सा अलग होता है। अब आप बोलेंगे कैसे अलग होता है? भाई इसमें दो टाइप की इनकम होती हैं, या तो मेरे पास प्रॉपर्टी हो, या मैं किसी बिजनेस को चला रहा हूं, यानी एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूं। बोलेंगे प्रॉपर्टी, भाई ऐसा होता है कुछ लोगों के पास ना प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं, रेंट वो लेते रहते हैं, अच्छी बात है। एक तो मेरी ये हो गई रेंट वाली इनकम। अच्छा, एक और चीज आती है, कुछ लोगों के पास वैसी वाली प्रॉपर्टी तो नहीं होती, लेकिन उसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, जहां से उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है इंटरेस्ट। तो सेकंड प्रॉपर्टी मेरी ये हो गई कि दो इनकम मेरी ऐसी वाली हैं जो मुझे प्रॉपर्टी से मिल रही है। ये क्या है आखिर भाई? प्रॉफिट। प्रॉफिट उसको मिलता है जो कौन होता है? एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर को उसको मिलता है क्या? प्रॉफिट। तो चलिए बात कर लेते हैं, एक पिक्चर देखते हैं, फिर मुझे बताएगा कि आप लोगों को क्या क्या समझ आ रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस के थ्री मेजर पार्ट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एक और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये मिल रहा है रेंट, ये उनको मिलता है जिनके पास ऐसा कोई बंगला होता है या घर होता है या कोई शॉप होती है, जब उसको किराए पर देते हैं। रॉयल्टी क्या है? ये पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है? ईंटें बना रहा है। ईंटें बनाने के लिए क्या चाहिए? मड चाहिए, यानी मिट्टी चाहिए। मिट्टी कहां से आएगी? किसी न किसी खेत से ही तो आएगी। और खेत वाले के अगर खेत से मिट्टी निकालोगे, फ्री में तो नहीं निकालोगे ना, क्या देना पड़ेगा? कुछ देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रॉयल्टी। ये अक्सर उन चीजों पर दी जाती है, जैसे माइनिंग वाले वर्क पर या किसी ऐसे वाले वर्क पर जिसके बारे में मैंने बताया। तो दो मेजर यहां पार्ट हैं, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया। एक और बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी वाली इनकम है ये दोनों। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब बैंक बैलेंस अच्छा होगा, बैंक में पैसे जमा करेंगे, आएगा मेरे पास इंटरेस्ट। एक और बात भाई, प्रॉफिट क्या है? ये कंपनी ऐसे ही कुछ प्रॉफिट को अर्न करती है, अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट अर्न होता है। अच्छा, उस प्रॉफिट को ना थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देती है कंपनी। कौन कौन से? एक तो टैक्स देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जैसे हम कुछ अर्न करते हैं, हम अपनी इनकम पर देते हैं इनकम टैक्स, ऐसे ही हर कंपनी जो भी अर्न करती है उसका कुछ टैक्स देती है गवर्नमेंट को, जिसको बोलते हैं कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट किसी कंपनी को कहा जाता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अच्छा, कुछ तो टैक्स दे दिया, बाकी का क्या किया? उसका कुछ प्रॉफिट ना वो अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। बोलेंगे शेयर होल्डर कौन से? भाई शेयर होल्डर वो जिन्होंने किसी कंपनी में पैसा लगाया था शेयर्स के थ्रू, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो इस बंदे को प्रॉफिट मिल गया, अपने डिविडेंड मिल गया, है ना, इसको डिविडेंड भी कहा जाता है। तो सपोज कि कंपनी ने कमाए फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपीस, एक एग्जांपल, इसमें से 30,000 रुपीस का क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। कुछ प्रॉफिट को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अराउंड 40,000। अब कंपनी के पास कितना बचा? भाई कंपनी के पास बचे 30,000 रुपीस। अब आप बोलेंगे कंपनी ने क्यों बचाए? भाई बिजनेस को आगे एक्सपेंड भी तो करना है, सारा थोड़ी बांट दें फिर आगे बिजनेस कैसे चलेगा? कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बचा लिया, इसी को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने नहीं दिया, इसी को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और साथ में इसको एक और नाम से जानते हैं
रिटेन्ड अर्निंग या फिर कॉर्पोरेट सेविंग। सेव कर लिया, नहीं बांटा भाई, आगे बिजनेस चलाना है ना, इसलिए। तो ये है मेरे ऑपरेटिंग सरप्लस के कुछ पार्ट, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट के 3 मेजर पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा मेरा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या टैक्स। चलिए देख लेते हैं इनको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थ्रू। ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट के साथ हमने रॉयल्टी भी देख लिया, इंटरेस्ट हमने देख ही लिया था, प्रॉफिट देख लिया। प्रॉफिट के 3 पार्ट, प्रॉफिट का पहला पार्ट जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिविडेंड, और एक और नाम से जानते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सारा थोड़े डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ बचाकर रखेंगे, जो बचाकर रख लिया इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। भाई ये वो पार्ट है प्रॉफिट का जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तीसरा, भाई हमने गवर्नमेंट को टैक्स भी तो दिया था, ये प्रॉफिट का वो पार्ट जिसका कंपनी ने एज ए टैक्स पेमेंट किया है, किसको? गवर्नमेंट को। तो ये है मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस। सीओई समझ लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस समझ लिया, समझते हैं मिक्स्ड इनकम क्या है। भाई मिक्स्ड इनकम किसको मिलती है? मिक्स्ड इनकम मिलती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को, जो अपना खुद का काम करता है ना, उसको जो इनकम मिलती है इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्यों? भाई मिक्स्ड नाम से पता लग रहा है ये मिक्सचर है सारे टाइप की इनकम का, इसलिए इसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। कौन अर्न करेगा? ये अर्न करेगा कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसका खुद का कोई काम होगा। देखते हैं पिक्चर। एक फार्मर अपने ही खेत में, अपने ही एग्रीकल्चरल लैंड पर काम कर रहा है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनको जो इनकम मिलेगी इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। इन्होंने जो भी कमाया, आप उसका उसे रेंट समझ लें, प्रॉफिट समझ लें, या इनकी मेहनत की इनकी सैलरी समझ लें, इट्स अप टू यू। यानी सभी टाइप की इनकम का मिक्सचर होती है, इसलिए इसे मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। तो भाई अभी हमने देखा इनकम मेथड के मेजरली 3 पार्ट्स, एनडीपीएफसी से इसको डिनोट करते हैं। सीओई कम मिलेगा जब कहीं जॉब करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस 3 पार्ट्स में था, चलिए 4 मान लेते हैं। रेंट, रॉयल्टी, एक था हमारा इंटरेस्ट, और एक था हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट के वो बात अलग है, 3 पार्ट्स थे। एक मिक्स्ड इनकम, ये वाली जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को मिल रही है, ये है मेरा इनकम मेथड। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसकी कुछ प्रिकॉशंस, इनकम मेथड की क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब क्या? प्रिकॉशन का मतलब ये होता है कि क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। यानी जैसे हम लोग कहीं कहते हैं ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से हम पूछते हैं भाई हमें क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, बोले आपने ना ये वाली प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, तो इसी को बोलते हैं प्रिकॉशंस। यानी कि हमें नेशनल इनकम अगर हम इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करें तो क्या हम इंक्लूड करेंगे और क्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं प्रिकॉशंस। पहले मैं सारी प्रिकॉशन मैं पढ़ा देता हूं, लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ पिक्चर्स, और आप लोग उस पिक्चर्स को देखकर बताइएगा कि कौन कौन सी प्रिकॉशन यहां डिस्कस हुई हैं। अगर आप लोगों के आंसर सही हुए तो समझ लीजिए कि आप लोगों का पूरा चैप्टर आपके लिए बन रहा है। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी आसान भाषा में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफर अर्निंग। भाई अर्निंग 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी? जो अभी हमने पढ़ा, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ये कब मिलती हैं? जब हम लोग कोई एफर्ट्स करते हैं, एफर्ट करने के बदले में मिल रही हैं, इसको बोलते हैं हम लोगों की कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। ये तो इंक्लूड होंगी। एक और होती है ट्रांसफर इनकम। भाई ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? ये वो इनकम होती हैं जिसके लिए मुझे कोई भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, फिर भी मुझे इनकम जनरेट हो रही है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। भाई ट्रांसफर इनकम हमेशा याद रखना कभी भी इंक्लूड नहीं होती है।
भाई ट्रांसफर इनकम के अंदर क्या आता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन। कोई भी बंदा जब 60 से अबव ईयर का होगा उसको गवर्नमेंट देती है ओल्ड एज पेंशन। अब इसके लिए चाहे उसने लाइफ टाइम कभी काम किया हो या ना किया हो तो भी उसको ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। तो ये तो उनको भी मिलती है जिन्होंने काम नहीं किया होता, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी इसको बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। जो लोग जिनको काम नहीं मिलता ना उनको गवर्नमेंट कुछ रुपए एज ए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, ये भी मिल रहा है बिना काम किए। अब आप बोलेंगे भाई स्कॉलरशिप तो हमें तभी मिलती है जब हम लोग एफर्ट्स करते हैं, जब हम लोग स्टडी करते हैं। भाई मैं मानता हूं स्कॉलरशिप स्टडी करने के बदले में मिलती है, लेकिन ये हमारा बर्थ राइट थोड़ी है, ये गवर्नमेंट की साइड से एक फैसिलिटी है, इसलिए ये भी है मेरी ट्रांसफर इनकम। पॉकेट एक्सपेंसेस जो हम अपने पैसे अपने जेब खर्चे के लिए पेरेंट्स से लेते हैं, ये भी मेरी ट्रांसफर इनकम होती है। और ये सारी चीजें कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती। यानी कि सीधी सी बात, अगर कोई भी ट्रांसफर अर्निंग है और वो इनकम जो विदाउट एफर्ट्स मुझे मिली है वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। सेकंड, भाई अगर इलीगल एक्टिविटीज से हमने कोई अर्निंग किया है, हमने कोई चोरी किया है, तो क्या वो हम बताएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बताएंगे ही नहीं तो इंक्लूड कहां से होगी? कभी भी इलीगल एक्टिविटीज से मिलने वाली इनकम, चाहे वो चोरी से हो, चाहे वो गैम्बलिंग यानी जुए से हो, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। इलीगल एक्टिविटीज वाली भी इंक्लूड नहीं होगी और ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूड नहीं होगी। इसके अलावा अगर सेकंड हैंड गुड्स को अगर मैंने सेल एंड परचेज किया है, इसका कमीशन इंक्लूड होता है। कैसे इंक्लूड होता है भाई जैसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने वैल्यू एडेड मेथड में, सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होती, उसका कमीशन इंक्लूड होता है। आप अपनी पुरानी बाइक को किसी डीलर से आप 4 बार सेल करा लें, है तो उसके लिए हर बार फ्रेश इनकम, तो उसका कमीशन इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो बाइक पहली बार यानी दोबारा नहीं बन रही है वो, लेकिन उसका कमीशन तो हर बार, क्योंकि उसके लिए तो काम ही उसका वही है, उसकी बाइक को सेल एंड परचेज करना, इसलिए वो इंक्लूड होता है। इसके अलावा और प्रिकॉशंस हम लोग देखते हैं। 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स के सेल या परचेज करने पर कमीशन इंक्लूड होता है। चलिए और प्रिकॉशन देखते हैं। चलिए समझते हैं कुछ और भी प्रिकॉशन। अरे आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, कुछ लोग डिवेंचर्स खरीदते हैं। खरीदने के लिए ना किसी ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, जब हमसे हम शेयर खरीदेंगे या उससे हम लोग शेयर को सेल करवाएंगे तो वो कुछ कमीशन तो चार्ज करेगा। ब्रोकर का कमीशन किस लिए? जो शेयर्स को सेल या परचेज कराने पर होता है वो हमेशा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कुछ लोगों को ना विंडफॉल गेन्स कौन सी होती हैं? एक ऐसी इनकम जो हमारे पास हवा की तरह आएंगी और हवा की तरह चली जाएंगी, इसी को बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। कैसे भाई? लॉटरी से पैसे कमाना या कोई शर्त लगाकर पैसे कमाना कि भाई आज का मैच इंडिया जीतेगी, हो सकता है जीते या हो सकता है ना जीते, ये होती है विंडफॉल गेन्स और ये कभी इंक्लूड नहीं होती। यानी ऐसी कोई इनकम जो हमने लॉटरी की तरह से हमने अर्न किया है वो इंक्लूड नहीं होती। एक और पॉइंट देख लेते हैं, इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। भाई ये इम्प्यूटेड रेंट कौन सा होता है? चलिए एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक घर, अपना ही घर है ये, और इसमें ना एक छोटी सी हमारी शॉप है, ये शॉप। अब ये इस शॉप में है क्या? हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, घर भी अपना, शॉप भी अपनी, बिजनेस भी हम ही लोग कर रहे हैं। मुझे आप बताइएगा कि एज ए बिजनेसमैन आप इस शॉप का कुछ रेंट पे कर रहे होंगे। आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहा हूं, जब शॉप ही अपनी है तो मैं रेंट पे क्यों करूंगा? यानी कि अल्टीमेटली आप रेंट सेव कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइएगा कि अगर ये शॉप आपकी, यानी अगर आप इसको एज ए रेंट पर देते किसी को, तो आपको कुछ रेंट मिलता? बोलेंगे क्यों नहीं मिलता। यानी हर घर की अपनी एक रेंटल वैल्यू तो होती है। कुछ भी हो सकता है आपको 10,000 मिलता, हो सकता है आपको 15,000 मिलता। और हमारे इकोनॉमिक्स में एक बात कही जाती है, जो पैसा मैंने बचा लिया ना
वो मेरी इनकम की तरह ट्रीट होता है। तो जो रेंट मैंने बचा लिया क्योंकि शॉप अपनी है, ये इंक्लूड हमेशा होगा, यानी कि इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये हमेशा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, क्योंकि हर घर की अपनी एक रेंटल वैल्यू होती है। तो अभी हमने प्रिकॉशन देखा, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी, इलीगल एक्टिविटीज से कमाई कोई भी इनकम इंक्लूड नहीं होगी, इसके अलावा ब्रोकरेज इंक्लूड होगा, इसके अलावा लॉटरी से जो हमने इनकम अर्न किया ये इंक्लूड नहीं होगी, जिसको बोलते हैं विंडफॉल गेन्स, और अपने ही घर में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका रेंट हमेशा इंक्लूड होता है। ये हमारी कुछ प्रिकॉशंस थी। चलिए मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूं और आप लोग पिक्चर में देखने के बाद मुझे आंसर करिएगा कि ये पहली वाली कौन सी है, इंक्लूड होगी या नहीं होगी। कमेंट में जल्दी से मुझे आंसर करिएगा, और अगर आपके आंसर सही होते हैं तो एक बात और कि बोर्ड एग्जाम में इस पर आप लोगों को गारंटेड नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड आते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होते हैं। पिक्चर देखते हैं, मुझे बताइएगा। पहली पिक्चर क्या कर रहे हैं, कोई जनावना किसी लेडी के पर्स से पैसे निकाल रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं। जल्दी से बताइएगा कि इसको इंक्लूड करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। दूसरी पिक्चर ये रही, इन्होंने तो भाई साहब ने जो पैसा अर्न किया है सारा लॉटरी से अर्न किया है, इंक्लूड होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ये पहली पिक्चर है, ये मेरी सेकंड पिक्चर है। भाई दोनों इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज है, और ये मेरा विंडफॉल गेन्स है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। चलिए कुछ और पिक्चर देखते हैं, फिर मुझे बताइएगा इंक्लूड होंगे या फिर नहीं होंगे। ये देखो, ये एक क्रिकेट मैच चल रहा है और क्या लिखा हुआ है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, T20 का मैच है, 2007 का मैच है, बड़ा एक कांटेदार मैच चल रहा है। लोग शर्त लगा रहे हैं कि मैच कौन जीतेगा। बताइए इंक्लूड होगा नहीं होगा। अरे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। पिक्चर नंबर 3 है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये भी मेरी विंडफॉल गेन्स है।